कफ सिरप बना जहर, छिंदवाड़ा से तमिलनाडु तक कैसे ढह गया सरकारी सिस्टम। जी हाँ, 11 मासूमों की जानें गईं, माताओं की गोद सूनी हो गई और सिस्टम त्योहार मनाता रहा। एक ऐसा कफ सिरप जो बच्चों को आराम देने के लिए था, वो उनकी मौत का ही कारण बन गया। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक जहरीली दवा की नहीं, बल्कि ये कहानी है लापरवाही, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सुस्ती की। आज हम आपको बताएंगे छिंदवाड़ा से लेकर तमिलनाडु तक की वो पूरी कड़ी, जिसमें हर कदम पर हमारी सरकारी व्यवस्थाएं नाकाम साबित हुई। क्या था कोल्ड ड्रिप और नेक्स्ट्रा डीएस सिरप का सच, और कैसे 18 दिनों तक मौतें होती रही लेकिन हमारा सिस्टम जागा नहीं। छिंदवाड़ा में एक कप सिरप पीने से बच्चों की मौतों के मामले में मध्य प्रदेश का सरकारी सिस्टम हर कदम पर लापरवाही भरा उजागर हुआ। 29 सितंबर को छिंदवाड़ा में जिस दवा को जहरीली मानकर बैन कर दिया गया था, उसके सैंपल की जांच रिपोर्ट 4 अक्टूबर रात तक आ सकी, जबकि तमिलनाडु की सरकार ने 24 घंटे के अंदर ही इसकी जांच करा ली थी और बता दिया था कि इसमें 48% जहर है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद तमिलनाडु सरकार ने श्री सन फार्मास्यूटिकल में होने वाले इसके प्रोडक्शन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये सब कुछ 24 घंटे में हुआ, जबकि इसके इधर मध्य प्रदेश के सरकारी सिस्टम का आलम यह रहा कि छिंदवाड़ा से जब संदिग्ध दवाओं के सैंपल भोपाल की लैब में भेजे गए तो कोल्ड ड्रिप और नेक्स्ट्रा डीएस सिरप की जांच की बजाय ड्रग अथॉरिटी दूसरी दवाओं के सैंपलों को ही जांचते रहे। साथ ही ड्रग कंट्रोलर शोभित ओस्टा जी 1 अक्टूबर को तीर्थ यात्रा पर चले गए, जो मध्य प्रदेश की लाइसेंसिंग अथॉरिटी है। मध्य प्रदेश की लैब के एनालाइजर नवमी और दशहरे की छुट्टियां मनाने में व्यस्त रहे, जबकि तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट आई और एमपी सरकार की किरकिरी हुई तो शनिवार यानी 4 अक्टूबर को छुट्टी वाले दिन लैब में ड्रग कंट्रोलर और एनालाइजर दफ्तर में बैठे। इस मामले की शुरुआत सितंबर के महीने में हो गई थी, लेकिन प्रशासन ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। 2 सितंबर को 4 साल के शिवम राठौर की पहली मौत हुई। इसे सामान्य घटना मानकर नजरअंदाज कर दिया गया। जब 15 दिन के भीतर 6 बच्चों की किडनी फेल होने से मौत हुई, तब जाकर प्रशासन की आंखें खुली और उन्हें यह भनक लगी कि छिंदवाड़ा के प्रासिया ब्लॉक में कुछ गलत हो रहा है। आनन फानन में 20 सितंबर को प्रासिया सिविल अस्पताल में एक अलग वार्ड तो बना दिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सवाल यह है कि एक ही इलाके में एक ही पैटर्न से बच्चों की हो रही मौतों का पर स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन को सचेत होने में 18 दिन क्यों लग गए। प्रासिया के 4 बच्चों को जब किडनी खराब होने की वजह से नागपुर के एक अस्पताल में भर्ती करा गया तो वहां उनकी किडनी की बायोप्सी हुई। बायोप्सी रिपोर्ट में साफ रूप से कहा गया कि कफ सिरप में मौजूद केमिकल की वजह से किडनी डैमेज हुई है। यह भी पाया गया कि सभी बच्चों को एक ही कफ सिरप कोल्ड ड्रिप दिया गया था। यह रिपोर्ट छिंदवाड़ा अस्पताल के डॉक्टरों तक भी पहुंच गई। यह एक ऐसा निर्णायक सबूत था जिसके आधार पर तत्काल प्रभाव से उस दवा की बिक्री पर रोक लगनी चाहिए थी, लेकिन ठीक हुआ इसके उलट। रिपोर्ट मिलने के बाद भी स्थानीय स्वास्थ्य विभाग ने दवा को प्रतिबंधित करने में 3 दिन का कीमती वक्त और बर्बाद कर दिया। 29 सितंबर को जाकर इस सिरप पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन यह प्रतिबंध भी आधा अधूरा था दोस्तों। छिंदवाड़ा में सिरप बैन हुआ, लेकिन जबलपुर में बैठे इसके सुपर स्टॉकिस्ट के यहाँ से प्रदेश के अन्य हिस्सों में सप्लाई बेरोक टोक जारी रही। यानी एक जिले में जहर बैन था तो दूसरे जिले में ये जहर बांटा जा रहा था। जब चौतरफा दबाव बढ़ा तो 30 सितंबर को छिंदवाड़ा से संदिग्ध कफ सिरप, कोल्ड ड्रिप और नेक्स्ट्रा डीएस के सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए। डॉक्टरों ने इन्हीं 2 दवाओं पर संदेह जताया था, लेकिन भोपाल की ड्रग लेबोरेटरी के कर्मचारियों ने जानलेवा कोल्ड ड्रिप और नेक्स्ट्रा डीएस के सैंपल को छोड़कर बाकी दवाओं जैसे आल्टो ई, वॉक्सम डीएस और डी फ्रोस्ट के सैंपल की जांच पहले शुरू कर दी। इन तीनों की रिपोर्ट 1 अक्टूबर को ही आ गई, जबकि उसमें कोई गड़बड़ी नहीं मिली, लेकिन इसके बाद भी मुख्य संदिग्ध दवाओं की जांच को आगे नहीं बढ़ाया गया। ये सिस्टम की सबसे बड़ी लापरवाही थी। फिर दशहरे की छुट्टियां आ गई और लैब में ताला लग गया। एक तरफ बच्चे मर रहे थे और दूसरी तरफ सरकारी लैब के कर्मचारी त्योहार मना रहे थे अपने बच्चों के साथ। जब तमिलनाडु की रिपोर्ट आई तब 4 अक्टूबर को देर रात में रिपोर्ट जारी हुई। इस पूरे मामले में एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आया कि प्रासिया सिविल हॉस्पिटल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सोनी नागपुर से आई बायोप्सी रिपोर्ट के बावजूद
अपने निजी क्लिनिक पर बच्चों को वही जहरीला सिर्फ कोल्ड ड्रिप कफ सिर्फ लिखते रहे। और तो और उनकी पत्नी ज्योति सोनी के मेडिकल स्टोर से इस दवा की बिक्री धड़ल्ले से जारी रही। एक प्रतिष्ठित अखबार ने डॉक्टर सोनी से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बड़ी सहजता से अपनी जिम्मेदारी ड्रग इंस्पेक्टर पर डाल दी। उन्होंने कहा, मैं कई सालों से यह दवा लिख रहा हूं, जिस दवा का रिजल्ट अच्छा लगता है उसे प्रेस्क्राइब करता हूं। इस दवा के सैंपल तो ले नहीं सकते, यह ड्यूटी ड्रग इंस्पेक्टर की है। सिस्टम एक दूसरे के खिलाफ। जब मध्य प्रदेश की रिपोर्ट आई तब डॉक्टर प्रवीण सोनी को शनिवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर ने 1 अक्टूबर को तमिलनाडु सरकार को लिखे पत्र में दवा बनाने वाले कंपनी की जांच करने का अनुरोध किया, अपनी जिम्मेदारी पूरी मान ली। इसके बाद डिप्टी ड्रग कंट्रोलर और राज्य की लाइसेंसिंग अथॉरिटी शोभित कोस्टा आधिकारिक छुट्टी लेकर रामेश्वर की यात्रा पर रवाना हो गई। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती की छुट्टी के दिन तमिलनाडु की सरकारी टीम ने दवा कंपनी पर छापा मारा। वहीं मध्य प्रदेश की ड्रग लेबोरेटरी में ताला लटका हुआ था। जब एक प्रतिष्ठित अखबार ने ड्रग कंट्रोल दिनेश कुमार मौर्य से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि दशहरे के दिन सैंपल की जांच नहीं हो सकती। वह अधिकारी दिनेश कुमार मौर्य कितने असंवेदनशील, उन्होंने बयान दिया। उन्होंने ये भी कहा कि सैंपल जिस क्रम में मिले उसी क्रम में जांच की जा रही है। ये पूछने पर कि क्या तमिलनाडु सरकार ने इसकी पहले जांच कर ली थी तो उन्होंने कहा कि वहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इसलिए वहां इन्फॉर्म किया था। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में 11 बच्चों की मौतों पर आखिरकार प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की या नहीं। शनिवार रात जिले के परासिया थाने में डॉक्टर प्रवीण सोनी और शेन फार्मास्यूटिकल कंपनी कांचीरम तमिलनाडु के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद छिंदवाड़ा के कोतवाली थाने में भी राजपाल चौक से डॉक्टर प्रवीण सोनी को देर रात एसपी की स्पेशल टीम ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया। राजस्थान में भी ऐसे ही कुछ केस देखने को मिले जिसमें वहां पर भी बच्चों की मौतें हुई। चूरू के 6 साल के बच्चे को तबीयत बिगड़ने पर जयपुर रेफर किया गया, जहां जेके लोन हॉस्पिटल में उनके इलाज के दौरान बच्चे ने सुबह 10 बजे दम तोड़ दिया। इससे पहले भरतपुर और शिकर में भी 2 बच्चों की मौत होती। दोस्तों, अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इन भ्रष्ट और असंवेदनशील अधिकारियों पर क्या एक्शन होगा, लेकिन जिन माताओं ने अपने लालों को खोया है इसकी भरपाई कौन करेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।